Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we'll be learning about the Draft Defense Production and Export Promotion Policy 2020। एंड इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये अगस्त की सीरीज चल रही है, अगस्त का चौथा पार्ट है, ये अगस्त करंट अफेयर का। ठीक है, तो आपको बहुत हैंडी होगा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बहुत क्विकली ये कवर कर सकते हो। मेरा टारगेट ये है कि कंप्लीट कर दूँ पूरा कोर्स, पूरा एक मंथली वाइज करके 12 महीने या फिर 14 महीने जो भी जितना रिक्वायर्ड है नेक्स्ट साइकिल के लिए उतना मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ बहुत से जल्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, एंड इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि जो भी हमारे यहाँ डिफेंस का प्रोडक्शन होता है उसको डबल किया जा सके विद इन 5 ईयर। 5 साल के अंदर इसको डबल करने का ये टारगेट लेके आया हुआ है। ठीक है, करंट स्टेटस की बात करें डिफेंस से रिलेटेड तो हम लोग एज ए इंडिया, हम लोग एज ए कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स के इम्पोर्टर हैं। सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे हैं हम लोग मंगाने में, आर्म्स अपने यहाँ मंगाते हैं हम लोग बाहर की कंट्रियों से। लार्जेस्ट जो माल आता है हमारे पास आर्म्स से रिलेटेड वो रसिया से आता है। हालांकि ये परसेंटेज अब थोड़ा डाउन हो रहा है, यूएसए से बढ़ रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें हमारे यहाँ तो 80,000 करोड़ की है ये। ठीक है, 80,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर बात करें इस पॉलिसी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की तो बहुत अच्छे गोल्स ऑब्जेक्टिव ये लेके आई है, जैसे कि इंपोर्ट को रिड्यूस करना। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ाएं, ये यहाँ पे टारगेट हमने दिया हुआ है। ठीक है, एंड हम लोग इनकरेज करें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ये सब टारगेट्स इसके हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ये सब इसके हैं। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज हम चाहते हैं बाई 2025 और चाहते हैं कि 1,75,000 करोड़ का हम लोग टोटल अमाउंट 80,000 से बढ़ा के कर दें अपनी इंडस्ट्री को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ आया रिसेंटली अगस्त में वो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से रिलेटेड। इसको नेट ग्रिड शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में इसको नेट ग्रिड कहते हैं। एक एमयू साइन किया इसने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नेट ग्रिड ने एनसीआरबी जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। किस लिए? ताकि नेट ग्रिड चाहता है कि जो भी डेटा बेस है एनसीआरबी का रिलेटेड टू एफआईआर एंड स्टोलन व्हीकल से रिलेटेड जो भी डेटा है इसके पास एनसीआरबी के पास, उसको ये एक्सेस कर सके। उसको एक्सेस करेगा तो इसका खुद का डेटा बैंक बढ़ेगा, बिकॉज ये है ही एक रिपोजिटरी। यहाँ पे इंटेलिजेंस रिलेटेड डेटा नेट ग्रिड में जमा रहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस रिलेटेड डेटा यहाँ पे जमा रहते हैं। किस लिए जमा रहते हैं? ताकि ये हेल्प कर सके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को। ये एक ऐसी ऑफिस है नेट ग्रिड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, ये असिस्ट करती है किसको? तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, जो इंटेलिजेंस हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं या फिर लॉ इन्फोर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको ये हेल्प करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड। भारत में एग्रोमेट्रोलॉजी का स्टेटस क्या है ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में आया? एक कारण है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल एक असेसमेंट का करके एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, जिसको हमने कहा एग्रोमेट्रोलॉजी सर्विस इन इंडिया एंड असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने दिया है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है, जारी किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारी कमियां निकल के आई हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में। सबसे पहले तो जानो एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है। एग्रो और मेट्रोलॉजी दो चीज़ें हैं, मौसम और एग्रीकल्चर। तो वेदर फोरकास्ट करता है एग्रीकल्चर के लिए, मिनिमाइज करता है क्रॉप लॉस को, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, बिकॉज इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तो उस हिसाब से होगी खेती। नीड बेस्ड सर्विसेज भी देता है, जैसे मान लो स्पेसिफिक सर्विस चाहिए आपको, कोई स्पेशल क्रॉप से रिलेटेड आपको एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन चाहिए, ये रिड्यूस करता है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि जो असेसमेंट आया है वो असेसमेंट में क्या पॉइंट्स हैं।
पहला पॉइंट है यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज ऑब्जर्व किए गए हैं। वेदर फोरकास्टिंग काम है एग्रोमेट्रोलॉजी का, तो उसमें देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अनइक्वल है। ठीक है, जैसे कि केरल की बात करें तो 27 स्क्वायर किलोमीटर में एक AWS है, ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम कहते हैं AWS को, जो कि वेदर बताता है। असम में 472 स्क्वायर किलोमीटर में एक AWS है। अब ये काफ़ी अनइक्वल है। पुअर डेटा क्वालिटी है इनका, जो भी डेटा आता है वो भी पुअर है। ठीक है, साथ में अगर बात करें एग्रो एडवाइजरी की जो कि दी जाती है किसानों को, उसके लिए जो एडवाइजरी तैयार करने के लिए जो एग्रो मेट्रोलॉजिस्ट है उनकी भी कमी है। साथ में जो माइक्रो स्केल एडवाइजरी है वो भी हम लोग उसमें काफ़ी पुअर है। तो एग्रो मेट्रोलॉजिस्ट अभी वाला जो पॉइंट, इसकी कमी है, और माइक्रो स्केल एडवाइजरी भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो डिसेमिनेशन है इन्फॉर्मेशन का। मान लो ये सब इन्फॉर्मेशन आ गया, एडवाइजरी आ गई, सब कुछ आ गई, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकारी एक योजना है जिसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम है ये, इसके द्वारा SMS किया जाता है किसानों को। इफको भी सेम काम करता है। इफको एक प्राइवेट बॉडी है लेकिन किसानों के हित में एडवाइजरी जारी करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है वो है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन से रिलेटेड। अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने एक एक्ट पास किया, ठीक है, और कुछ एरिया को, एग्रीकल्चरल एरिया को एग्रीकल्चरल जोन में प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट रूल बनाया इसने 2020। ठीक है, रूल बनाया है ये 2020 का, जिसके हिसाब से जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है इस पर्टिकुलर जोन में नहीं होगी। अब ये जोन है क्या? ये जोन कुछ एरिया से बना है, जिसमें तंजावुर और तिरुवरूर और नागापत्तनम, ये सब तमिलनाडु के एरिया हैं, और कुछ पार्ट्स ऑफ कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कडलोर का कुछ पार्ट है जो कि इसमें रखा गया है। साथ में पुडुकोट्टाई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी कुछ पार्ट इसमें रखा गया है। ये सब मिला के सारे एरिया जो है ये कावेरी डेल्टा में आते हैं, बिकॉज ये कावेरी डेल्टा जो है काफ़ी, या फिर एरिया कहें तो यहाँ पे राइस ज़्यादा होती है, राइस बाउल कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिंक कॉपर एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स, इस एरिया में नहीं किए जाएंगे। ये सब जो भी स्मेल्टर होंगे, आयरन स्टील प्लांट को भी बैन किया जाएगा, इसमें नहीं इस्टेब्लिश होंगे। साथ में जो टैनरी है वो भी यहाँ पे नहीं लगाई जा सकती। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग सकता। एक्सप्लोरेशन नहीं होगा इस रीजन में, जो मैंने अभी बताया, अभी आपको रीजन जो दिखाया था कि वल्लूर और बाकी सब एरिया। ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस का नहीं होगा। साथ में पाजदा बनाया गया है, तमिलनाडु के CM इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, ये अथॉरिटी बनाई हुई है जो कि मतलब इससे रिलेटेड मॉनिटरिंग का काम करेगी, डेवलपमेंट का काम करेगी। नेक्स्ट है इमिशन नॉर्म्स लाए गए हैं। इमिशन नॉर्म्स हालांकि पहले लाए गए थे, उसको टारगेट दिया गया था कि 2022 तक अचीव किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट देखा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे थे, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह की बात करें तो वो टारगेट जो 2022 का था वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। पहले ही एक लॉ बना के 2022 का टारगेट लिया गया था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2.5 और साल के लिए। ठीक है, लगभग 300 TPP के लिए, TPP थर्मल पावर प्लांट के लिए। बैकग्राउंड जान लो, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक नया नॉर्म बनाया था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाकर। ये पुराना वाला जो 1986 वाला एक्ट था उसको अमेंड किया गया, और इनके लिए थर्मल पावर प्लांट के लिए कुछ नियम बनाए गए, मीजर्स लेने होंगे उस नियम के हिसाब से इनको TPP को, ताकि ये SO2 NO2 और मर्करी जैसी जो घातक जो ये गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब इनको कम किया जा सके। एंड दिस हैज़ टू बी डन बाय टेकिंग मेजर्स सच एज एक FGD होता है, FGD जिसको कहते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, साइंस अगर पढ़ा होगा तो। ये एक प्रोसेस होता है जिसको SO2 को कम किया जाता है, तो ये इंस्टॉल करना है इनको। देन सिलेक्टिव नॉन कैटलिक कुछ रिडक्शन लगाए जाते हैं NO2 को कम करने के लिए। ठीक है, और सेलेक्ट नॉन कैटलिक और सेलेक्टिव कैटलिक ये सब लगाए जाते हैं, तो इसको लगा के NO2 को कम किया जा सकता है। ठीक है,
और भी कुछ मेजर्स दिए गए हैं, इनको सजेस्ट किए गए हैं, जो इनको करना था वो उसी के लिए टाइम बढ़ाया जा रहा है, ये कर नहीं पाए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ये भी आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर को कम किया जा सकता है इसे लगाकर, ये एक तरीके का सिस्टम है जिसको इंस्टॉल करना होता है। कूलिंग टावर्स लगाया जा सकता है ताकि वाटर का यूज़ कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मुद्दा है जो कि न्यूज़ में था, वो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज से रिलेटेड। ओवरऑल इसको CCUS कहते हैं। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनवाइट किया है इंडियन रिसर्चर्स को इनवाइट किया गया है कि कार्बन को कैसे कैप्चर किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, स्टोर किया जाए, इसके लिए सजेस्ट करें वो लोग। और ये प्रोग्राम बहुत पुराना तो नहीं, मतलब 2-3 साल पुराना है। ACT के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब कार्बन को कम करना बहुत जरूरी है, इसलिए CCUS है। ठीक है, 16 मेंबर्स का ये एक इनिशिएटिव था ACT की बात करें तो। और ये कुछ कंट्रियाँ, रीजन्स वगैरह, और इसमें ट्रांसनेशनल फंडिंग होता है, मतलब कंट्रियाँ मिलकर इसको फंड करती हैं कि कैसे कार्बन को कैप्चर करके यूटिलाइज और स्टोर किया जाए। नेक्स्ट है CCUS इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड अंडर द मिशन इनोवेशन प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 24 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव मेथड ढूंढ रही हैं। उसमें CCUS वाले प्रॉब्लम को भी ढूंढने का, उसका तरीका, उसको सॉल्व करने का ढूंढा जा रहा है। तो कैप्चर करना एक टारगेट लिया गया, कैसे कैप्चर किया जाएगा? तो प्री कम्बशन फेज, मतलब कि जो बायोमास है उसको जलने से पहले CO2 को अलग कर लेना। ये अलग किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन। ठीक है, और या फिर एक और प्रोसेस है जैसे कि रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि बायोमास को CO2 में कन्वर्ट किया जाता है और हाइड्रोजन भी इससे निकलता है, तो CO2 को यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, साथ में केमिकल प्रोसेस है ये रिफॉर्मिंग वाला, जिससे कि रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, रीअरेंज किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, उससे भी बाकी जो CO2 है उसको निकाल के अलग किया जा सकता है। पोस्ट कंबशन भी कैप्चर किया जा सकता है कार्बन का। वो कैसे किया जा सकता है? तो इसके भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि सेपरेट किया जाए CO2 को गैस स्ट्रीम से, जो गैस स्ट्रीम निकलता है उससे CO2 को अलग करना। साथ में ऑक्सी फ्यूल से अगर कार्बन को अलग करना है तो कंबशन किया जाता है, उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में, प्योर ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्यूल को जलाओगे तो कार्बन निकलता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, उसको कैप्चर किया जा सकता है ताकि वो इन्वायरमेंट में ना फैले। ये सब किया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट में ये सब ना फैले। स्टोरेज भी किया जा सकता है, जो फॉर्मर कार्बन है, मतलब बेसिकली कार्बन को फॉर्मर जो गैस एंड ऑयल फील्ड में रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। डीप सेलिंग फॉर्मेशंस में भी डाला जा सकता है, जैसे पोरस रॉक्स एक्सेट्रा वगैरह में। यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा इसका? फूड एंड जो ड्रिंक इंडस्ट्री है वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे भी इनको यूटिलाइज किया जा सकता है इस कार्बन को। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में ना फैले इसके लिए कॉन्क्रीट बिल्डिंग मटेरियल को भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ओवरऑल इससे इतना ही था, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट्री रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी सेलेक्ट किया है अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर को, ताकि यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री स्कीम को, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं नगर वन स्कीम, उसको लागू किया जा सके। ये एक स्कीम है अर्बन फॉरेस्ट्री स्कीम। ठीक है, या फिर नगर वन स्कीम कहते हैं जिसको। ठीक है, इसमें स्कीम का एम ये है कि क्रिएट किया जाए फॉरेस्ट, जो भी 200 लगभग इसमें नंबर ऑफ अर्बन सिटीज़ में डेवलप करना है फॉरेस्ट, बिकॉज अर्बन सिटी में फॉरेस्ट की कमी होती है, तो वहाँ पे डेवलप करने का टारगेट लिया गया है 5 साल के अंदर 200 ऐसी अर्बन सिटीज़ को डेवलप करना है फॉरेस्ट वाइज। ठीक है, फॉरेस्ट वहाँ पे लगाना है। तो ये होगा कैसे? ये होगा कोऑपरेशन से। इसमें कोऑपरेट करेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट्स और आपको हमारे जैसे लोग, यानी कि कम्युनिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है, तो रिसेंटली अभी साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल ने ऐसा पाया है कि बहुत ही ज़्यादा जो है सी लेवल राइज का वो कनेक्शन है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से। ठीक है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है लगातार। फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी, ये जो रिपोर्ट जर्नल है इसने स्टडी किया, इसने स्टडी में पाया कि 180 से लेकर 200 mm तक बढ़ा है सी लेवल का राइज जो है 1900 के हिसाब से, पुराने वाले डेटा 1900 साल के हिसाब से ये इतना बढ़ गया है। और 0.5 से लेकर 0.7% तक ये एरिया को, वर्ल्ड के टोटल एरिया को ये रिस्क पे रखेगा अगर ऐसे बढ़ता रहा 2021 तक तो, ठीक है। और ये ऑल्सो इम्पैक्ट करेगा 2.5 से लेकर 4.1% वर्ल्ड पॉपुलेशन को। साथ में अगर वैल्यू ऑफ ग्लोबल एसेट जो कि रिस्क पे होगा तो वो अमाउंट है 6 ट्रिलियन डॉलर से 9 ट्रिलियन डॉलर के बीच में। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग वर्ल्ड जीडीपी का 12 से 20% के आसपास अमाउंट रिस्क पे हो जाएगा। अब कॉजेज क्या क्या है इसके? सी लेवल राइज के कॉजेज बड़े ही बहुत ही वेल नोन है, सब जानते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, जब पानी गर्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करेगा तो ज़्यादा जगह लेगा तो सी लेवल राइज होगा। मेल्टिंग ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है पोल्स पे या फिर अंटार्कटिका वगैरह वो सब भी मेल्ट कर रहे हैं तो वो भी पानी छोड़ते हैं, पानी का लेवल राइज होता है। लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट, ये भी एक रीजन है। देन लोकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि अल नीनो एक अच्छा एग्जांपल है, ये भी पानी को गर्म कर देता है। टाइड्स, अर्थक्वेक्स, ये भी कारण है जिससे कि कंटिन्यूसली सी लेवल राइज हो रहा है। इम्पैक्ट क्या करेगा ये अगर सी लेवल राइज होता रहा तो? लॉस ऑफ हैबिटेट होता रहेगा, ठीक है। साथ में एग्रीकल्चरल लॉस होगा, एग्रीकल्चरल में कोस्टल इरोजन होगा और वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी खतरे में आ जा सकते हैं, सबमर्जेंस हो सकता है। नेक्स्ट होगा इम्पैक्ट में, एक और इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है स्मॉल आइलैंड्स कंट्री के लिए। अगर बात करें हैबिटेट लॉस की तो जकार्ता वर्ल्ड में फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी माना गया है, इसी वजह से इंडोनेशिया ने टारगेट लिया है कि अपना कैपिटल शिफ्ट करेगा। स्टॉर्म सर्जेस हो सकते हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो सकता है कंट्री के बीच में, बिकॉज जो चेंज आएगा बाउंड्री में उसकी वजह से, ठीक है, तो कंट्री आपस में लड़ भी सकती है। लैंडस्लाइड से अभी रिसेंटली न्यूज में आया, बिकॉज केरल में लैंडस्लाइड हुआ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डैम्स बहुत ज़्यादा है और लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे। और ये इसलिए हुआ बिकॉज लगातार बारिश हुई और कुछ अनसस्टेनेबल अनसाइंटिफिक लैंड यूज वगैरह वहाँ पे चल रहा था पुराने समय से, उस वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड स्पेसिफिक बात करें तो मुन्नार एक जगह इडुक्की में ही वहीं पे हुआ है, इडुक्की में ही मुन्नार में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के कॉजेज क्या क्या हैं? तो कॉजेज ज्योग्राफी पढ़ने वालों को पता ही होगा। वाटर एंड फ्लडिंग एक कॉज है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है मिट्टी का वो कम हो जाता है और मिट्टी मास के सीट के तौर पर इरोजन करती है और गिर जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। अर्थक्वेक भी एक रीजन है, इंडियन अर्थक्वेक लगातार होता रहता है हिमालयन रीजन में, क्योंकि इंडियन प्लेट सबमर्ज कर रहा है यूरेशियन प्लेट के अंदर, ठीक है। वाइल्ड फायर भी एक कारण है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है। और प्लांट्स आपको पता ही है कि सॉइल को पकड़ के रखते हैं, इससे लैंडस्लाइड को कम किया जा सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मतलब आदमी के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बिल्डिंग रिजर्वर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं तो उससे भी हो रहा है। इम्पैक्ट्स क्या क्या है? तो लॉस ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे केदारनाथ का एग्जांपल हो तो 2013 में 5000 लोग मरे इसमें लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस होता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, सड़क वड़क भी टूट जाता है। एग्रीकल्चरल एंड वेजिटेशन लॉस होता है, ये सब इसके इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फूड्स इन बिहार, सॉरी फूड नहीं, फ्लड है फ्लड्स इन बिहार एंड असम। तो ये तो आता रहता है हर साल, न्यूज में इसलिए रहता है बिकॉज इस साल भी आया हुआ है। एवरी ईयर एक फ्लड्स बिहार एंड असम हमेशा होता ही रहता है। फ्लड इन इंडिया की अगर बात करें तो टोटल जो लैंड है, टोटल एरिया स्क्वायर मिलियन हेक्टेयर 49.815 मिलियन हेक्टेयर, ये सब डेटा दिया है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने। भारत में इतना एरिया जो है वो फ्लडेड रहता है हर साल। असम की बात करें तो टोटल एरिया का 39.58% असम में फ्लड आता है। बिहार की बात करें तो बिहार का जो नॉर्दर्न बिहार है, अब इस डायग्राम से देखो, इस मैप से देखो, बिहार है ये, नॉर्थ बिहार में लगभग 73% के आसपास एरिया फ्लडेड रहता है। और ये होता है इसलिए बिकॉज हिमालयन रिवर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेपाल से सटा हुआ है ये, और बहुत सारा पानी लेके आती हैं, ठीक है, स्पेशली बारिश में तो बहुत सारा। और
कोसी, कोसी का नाम सुना होगा। कोसी को माना जाता है कि बिहार का शोक है, ठीक है। तो कोसी तो और भी मतलब अपने कारनामों से जानी जाती है, जैसे अपना रास्ता बदलते रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजन्स क्या होते हैं भाई बाढ़ में आने के? स्पेशली अगर इस रीजन की बात करें तो टोपोग्राफिकल रीजन है, हाइड्रोलॉजिकल रीजन है। टोपोग्राफी में जैसे कि हिमालयन रीजन है तो बहुत सारा टोपोग्राफी हाइट से आती है, और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर भी है इसमें। असम की बात करें तो असम में 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बाढ़ ज़्यादा लेके आती हैं, बराक और ब्रह्मपुत्र। बिहार में कोसी, ठीक है। और भी नदियाँ बिहार में हैं, वो भी फ्लड करती हैं, लेकिन कोसी तो मतलब एकदम, इसका तो सब जानते हैं। अब मेट्रोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो 80% रेन होता है। ये भी रीजन है, इसी जून से सितंबर मानसून में 80% से ज़्यादा भारत का टोटल रेन इसी में हो जाता है, और इसकी वजह से भी फ्लड होता है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, जैसे डिफॉरेस्टेशन या फिर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब रीजन ह्यूमन इंड्यूस्ड है, एंथ्रोपोजेनिक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक और रीजन फ्लॉज है, जो मतलब फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्टेप्स लेने चाहिए उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई है। साथ में जो इम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, मतलब किनारे जो हैं वो भी विदाउट प्रॉपर असेसिंग बनाए गए हैं। तो ये सारे रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन की कमी है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बाकी साथ में कुछ ट्रांस बाउंड्री जो रिवर होती हैं जो कि दूसरे कंट्री से आ रही हैं, उनके भी डाटा शेयरिंग की कमी है। मान लो नेपाल से नदी आ रही है, बिहार को डाटा मिलता ही नहीं है कई बार। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, अब ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि बिकॉज हैदराबाद बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। इसको INCOIS बोलते हैं। हैदराबाद बेस्ड ये सर्विसेज है, ठीक है, सेंटर है ये। इसने नया एक तरीका ढूंढा है वेव को मेजर करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, कब वेव आएगा कब नहीं आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, ठीक है। अब ये भारत का मैप देख लो, इस मैप से थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा सा ISO को समझने के लिए मैप मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन। अब इंडियन ओशियन नीचे है, जैसे भारत के नीचे मैंने बना दिया, यहाँ पे साइड में पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हीट है इंडियन ओशियन से जब ट्रांसफर होता है पैसिफिक ओशियन में, उसी कारण से ओसिलेशन होता है, विंड बहने लगती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, ठीक है। और ये इंडियन ओशियन में जो विंड जो हीट है वो ट्रांसफर होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और जब हीट ट्रांसफर होता है तो हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और जब वो सतह को छूती हैं समुद्र के तो उनको वेव की तरह रेज कर देती हैं, ठीक है। तो वेव को प्रिडिक्ट करने के लिए बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो वेव इंक्रीज होता है नॉर्मल वेव से 0.5 मीटर ज़्यादा इंक्रीज होता है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन के दौरान। एक्टिव और ब्रेक फेज होता है इसमें ISO में, ठीक है। नेक्स्ट है मैनग्रूव। मैनग्रूव इकोसिस्टम रिसेंटली न्यूज़ में था, इसलिए बिकॉज अभी एक गाइडलाइन जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है मैनग्रूव इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, ये गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन किसने जारी की है? तो जो नेशंस हैं, अब सबसे पहले जान लो कि कहाँ के मैनग्रोव इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे रिस्टोर किया गया, बाई मेंबर ऑफ नैरोबी कन्वेंशन। नैरोबी कन्वेंशन 1996 में हुआ था, ठीक है। और वेस्टर्न इंडियन ओशियन मैरीन साइंस एसोसिएशन भी इसमें शामिल है अगर बात करें गाइडलाइंस जारी करने में। और वेस्टर्न इंडियन ओशियन मैनग्रोव जो सिस्टम है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। इन सब ने मिलकर ये गाइडेंस तैयार किया गया है। तो नैरोबी कन्वेंशन है क्या? 1996 में एक कन्वेंशन आया था, ठीक है, नैरोबी में हुआ था, इसलिए नाम भी इसी पड़ गया। और पार्टनरशिप हुआ था गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि जो
वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो रीजन है वहाँ पे उसको प्रोस्पेरस बनाया जाए, हेल्दी रिवर्स के लिए, कोस्टल डेवलपमेंट के लिए, ओशियंस के लिए, मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए, ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया बिकॉज एक पहली बार भारत में स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर बनाया गया है, स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में। उत्तराखंड के स्पेसिफिक जगह की बात करें तो उत्तरकाशी फॉरेस्ट में। अब ये जो सेंटर होगा ये इम्प्लीमेंट करेगा यूएनडीपी और यूके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल के काम करेंगे इस सेंटर में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूके फॉरेस्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, जीईएफ कहते हैं, वो फाइनेंस करेगा टोटल जो भी खर्चा आएगा इसमें। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है अंडर सिक्योर हिमालय, सिक्योर हिमालय के अंडर ही ये प्रोजेक्ट है। स्नो लिपर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर एंड नेचुरल वाइल्ड लाइफ वगैरह से रिलेटेड है। शेड्यूल 1 में रखा गया इसको। ठीक है, और साथ में अपेंडिक्स 1 साइट्स के अंदर रखा गया। 5% पॉपुलेशन है इसका इंडिया में। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बाय बाय।